नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम मूल विधि का आईपीसी और बीएनएस को साथ साथ मिलाते हुए डेफिनेशन क्लोज का स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2, डेफिनेशन क्लोज यानी कि परिभाषाएं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कोडिफाइड लॉ जो है या संहिताबद्ध विधि जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि वहां हर चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो आईपीसी में इसको डिफाइन किया हुआ था सेक्शन वाइज, और आईपीसी के साथ अब बीएनएस में भी इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं उसमें आईपीसी और बीएनएस दोनों को मिलाकर को हम इसको पढ़ेंगे। तो अब समस्या जो छात्रों के सामने आ रही है कि वो बीएनएस को पढ़ें या आईपीसी को पढ़ें, तो हमारा सुझाव ये है कि आपको मोटे तौर पर बीएनएस और आईपीसी दोनों को ही पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम मूल रूप से जो स्टडी कर रहे हैं वो बीएनएस की कर रहे हैं, और बीएनएस के क्लोज ही आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीएनएस में सबसे पहले डेफिनेशन क्लोज, तो डेफिनेशन क्लोज जो है वो है आपका सेक्शन नंबर 2, धारा 2 में आईपीसी के अंतर्गत डेफिनेशंस दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपका कार्य की परिभाषा 2-1, यानी कि 2-1 में किसकी डेफिनेशन है आपका दोस्तों? 2-1 में आपका कार्य की परिभाषा है, जिसे हम इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। तो कार्य की परिभाषा सबसे पहले आपको याद क्या रखनी है, आप इनके अंदर की बात को याद ना रखें, केवल इनके सेक्शन याद रखें। कौन सा दोस्तों? बीएनएस और आईपीसी दोनों। तो कार्य का मतलब क्या है? कार्यों का आवली उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। तो एक कार्य, अब मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं कि इसका मीनिंग क्या है कि भाई एक व्यक्ति किसी के घर में घुसा और उसने वहां पर सबसे पहले क्या किया, एक नियम तोड़ा, एक अपराध किया किसी के घर में एंट्री करने का। और दूसरा अपराध क्या किया उसने? वहां पर चोरी की, और जैसे ही वो बाहर आया फिर उसने घर में आग लगा दी। तो यहां इस कार्य का मीनिंग क्या होगा? ये जनरली एक ही कार्य का पार्ट माना जाएगा। तो कार्यों की आवली, आवली मतलब एक श्रृंखला, पूरी सीरीज यहां पर क्या हो गई है, इसमें शामिल हो गई है। तो कार्य का डेफिनेशन कौन सा है दोस्तों? आपका 2-1, और आईपीसी में इसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 33 में। चलिए 2-2, जीव जंतु। जीव जंतु का मतलब यहां पर सबसे पहले आईपीसी में आप याद रखेंगे, आईपीसी के सेक्शन 47 में इसको डिफाइन किया हुआ था। जीव जंतु का अर्थ है कि मानव से भिन्न, यानी कि मनुष्य से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी क्या होगा, वो आपका जीव जंतु में शामिल होगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण डेफिनेशन रहेगी, शिशु, क्योंकि ये आपका केवल बीएनएस में जोड़ी गई है और आईपीसी में इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। तो बीएनएस में इसका प्रावधान था, इसमें किया गया। शिशु का मतलब क्या है? एज आप यहां पर याद रखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, उससे कम का व्यक्ति कौन होगा, वो आपका शिशु में काउंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसे हम समझने का प्रयास भी करेंगे। यहां पर कूटकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काउंटर फिट। क्या कहा जाता है दोस्तों? काउंटर फिट। काउंटरफिट क्या है? इसको सबसे पहले आप नंबर याद रखेंगे, सेक्शन 2-4 और आईपीसी का सेक्शन 28 काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कूटकरण हम समझते हैं। कूटकरण क्या है? किसी भी नकली चीज को असली समझकर असली समझा करके चला देना या दे देना क्या है आपका? काउंटरफिट है। जैसे आपने और सभी ने बचपन में किया होगा कि जब एक 4 आने आते थे, 25 पैसे जिन्हें जनरली कहा जाता था, तो हम उनको क्या करते थे? चिपका देते थे, और उसकी जो लुक होती थी वो लगभग एक 5 रुपए के सिक्के के जैसी दिखती थी। तो हम उस 25 पैसे के दो सिक्कों को किस में चला देते थे? 5 रुपए में चला देते थे। तो जनरली यही क्या डेफिनेशन है दोस्तों आपका? यही आपका कूटकरण है। और कूटकरण का मीनिंग मैंने आपको बताया कि मैं वो मान लिया कोई पीतल की चीज लेकर के जा रहा हूं या कोई तांबे की चीज लेकर के जा रहा हूं कि ये देखो आपके सामने तांबे की चैन है, और मैं उसको सोने की दिखा करके क्या करता हूं? सेल कर देता हूं। तो ये क्या है आपका? कूटकरण है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, 2-4 में दी हुई है, और आईपीसी के सेक्शन 28 में काउंटरफिट को डिफाइन किया गया है। तो एक बार नजर मारते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य है इस आशय से करता है, यानी कि 25 पैसों को हमने क्या किया? चिपका करके क्या दिखाया कि ये 5 रुपए हैं, कि उस तरह से प्रवंचना करे। प्रवंचना का मतलब होता है धोखा देना, चीटिंग करे।
धोखा करे या यह संभव है जानते हुए कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, या उसको लग रहा है कि यहाँ पे धोखा हो जाएगा, तो वो क्या करता है, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। तो आप जनरली क्या इसका मीनिंग रखेंगे, कोई नकली चीज असली के रूप में दिखाकर दे देना। चलिए, तो 2.1 में जीव जंतु कूटकरण। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 न्यायालय, यानी कि जिसको हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आईपीसी के सेक्शन 20 में न्यायालय को डिफाइन किया हुआ है। तो न्यायालय का मतलब जनरली आप समझते हैं कि न्यायालय का मीनिंग क्या है, जहां कोर्ट बैठी हुई है और कोर्ट आपको क्या कर रही है, जजमेंट दे रही है। तो न्यायालय में कौन शामिल है, जनरली न्यायाधीश, जो आपका जुडिशियल काम करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायालय निकाय जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। अब मान लिया किसी कोर्ट में एक पर्टिकुलर जज साहब बैठे हुए हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, न्यायालय माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक जज के अलावा कोई मान लिया एक कमीशन यहाँ पर बैठ दिया है, उसमें मान लिया 4 या 5 जज हैं, तो उनको लॉ ने अप्रूव किया है, कानून के द्वारा वो अप्रूव किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अकेला जज या न्यायाधीशों का निकाय, दोनों चीजें क्या होंगी, आपका न्यायालय में शामिल होंगी। 2.5 में न्यायालय को डिफाइन किया है और 20 में क्या किया था, आईपीसी के अंतर्गत इसको डिफाइन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मृत्यु, डेथ। मृत्यु की डेफिनेशन है आपका 2.6 में मृत्यु का मतलब क्या होगा। और सबसे पहले देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 24 में मृत्यु को डिफाइन किया गया था, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। यहाँ क्या होगा कि मानव की मृत्यु है, यानी कि मृत्यु का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं पर आईपीसी में ये वर्ड लिखा हुआ रहा है कि वह एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो मृत्यु का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर केवल मानव की मृत्यु है, जब तक हमें कोई स्पेशल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2.7 बेईमानी। ये आपका पूछा गया एक प्रश्न है आपका अलग अलग एग्जामों में। बेईमानी, डिसऑनेस्टी जिसे बोलते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। डिसऑनेस्टी सबसे पहले तो आईपीसी के सेक्शन 29 में बेईमानी को डिफाइन किया गया है। तो बेईमानी जनरली क्या है कि भाई मैं किसी व्यक्ति से सिग्नेचर करा लूं अपनी कॉपी पर कि भाई मैं आपको 5 दिन बाद क्या करूंगा, ये पैसे लौटा दूंगा, और बाद में मैं मना करता हूं, तो एक व्यक्ति को हानि हुई और एक व्यक्ति को जनरली लाभ हुआ। तो ये क्या है, आपका बेईमानी है। और बेईमानी का मतलब क्या है कि बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य अभिप्रेत है जो व्यक्ति को या तो सदेश लाभ पहुंचाए या दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाए, सैदोष हानि पहुंचाए। यानी कि एक व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो 2.7 में बेईमानी है और आईपीसी के 29 में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दस्तावेज। 2.8 डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है और आईपीसी का सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। तो इसको हम समझते हैं डॉक्यूमेंट आखिर क्या है। हम जनरली डॉक्यूमेंट से क्या मीनिंग समझते हैं कि भाई हमारी फाइल मैनेजर में जो चीजें डॉक्यूमेंट के रूप में आ रही हैं वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया काफी बड़ा है दोस्तों। और किस प्रकार बड़ा है इसे हम समझते हैं कि भाई एक मान लिया कोई व्यक्ति है, वो अपनी डेली रूटीन के वे में क्या कर रहा है, अपनी कॉपी में लिख रहा है, तो ये कॉपी उसके लिए क्या होगी, डॉक्यूमेंट होगी। एक दूध बेचने वाला लिखना नहीं जानता लेकिन अपनी कॉपी में आकर के इस प्रकार के निशान लगा देता है, तो ये क्या होगा, ये उसके लिए डॉक्यूमेंट होगा। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मैंने मान लिया कोई कंटेंट ये तैयार कराया और इसको एक पेन ड्राइव में डाल दिया, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन 2.8 में दी गई है और 2.8 के साथ साथ आपका आईपीसी के सेक्शन 29 में भी इसको डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जो किसी पदार्थ पर या तो हमने किससे लिखा है, अक्षरों से, उस पर अक्षर लिख दिए, ठीक, और उसके बाद अंक लिख दिए या चिन्ह बना दिए, तो चिन्हों के द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया गया है। मैंने मान लिया यहाँ पर कोई कॉपी ली और उसमें या तो क्या बना दिए, कुछ अक्षर बना दिए SUV, या मैं कुछ अंक बना दूं 1 4 5, या मैं क्या करूं, कोई भी आपका चिन्ह बना दूं इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये आपको डॉक्यूमेंट में शामिल, यहां पर कानून शामिल करता है। सेक्शन का आप नंबर याद रखें, सिर्फ 2.8 डॉक्यूमेंट और 29 आईपीसी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कपट पूर्वक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉडुलेंटली। पिछली क्लास में हमने इंटेंशन, दुराशय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा
कि अपराध के लिए 4 बेसिक चीजें जरूरी हैं। मानव होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, कोई एक्ट सीरियस यानी कि कोई काम होना चाहिए, और किसी व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए। तो कपट पूर्वक तो आप समझते ही हैं कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई दोष है, कि आप क्या चाहते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति के को किसी प्रकार से चीट करना चाह रहे हैं। तो कपट का मीनिंग क्या है? कोई कार्य करना है या जो आप चीटिंग करने के आशय से कर रहे हैं। चलिए, सेक्शन 212 इंपोर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकार का मीनिंग क्या है? 212 में आपका सरकार वर्ड को डिफाइन किया गया है। 2 सरकार यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर एक तो केंद्र सरकार या आपका राज्य सरकार। आईपीसी की यदि बात करें तो सेक्शन 52 के अंतर्गत आपका सरकार वर्ड या गवर्नमेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संश्रय। संश्रय जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं दोस्तों आश्रय लेना, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हार्बर। आश्रय का जो सेक्शन डिफाइन किया गया है सेक्शन 213 में किया गया है, लेकिन आईपीसी में यदि हम बात करें तो सेक्शन 44 में डिफाइन क्या है। तो आश्रय हम समझते हैं, यहां जनरली आश्रय का मतलब क्या है? किसी अपराधी को आश्रय देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपराध करके जाता है और वो आपको पता है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर छिपा हुआ है, और आप क्या करते हैं? वहां उसको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, या किसी प्रकार का वेपन प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप उसको संश्रय कर रहे हैं। इसके अलावा आप सीधा उसको अपने घर में एंट्री दे रहे हैं कि भाई आप 3-4 दिन हमारे पास रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति को आश्रय देना है। तो संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पहली बात तो आश्रय देना कि भाई आप आओ, 3 दिन आराम से रुको, चौथे दिन हम आपकी व्यवस्था करेंगे कहीं और पर। दूसरा, या तो भोजन दे दिया या आपने पेय दे दिया, यानी कि दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक आप कुछ भी दे देते हैं। चौथा, आप पैसे दे देते हैं। पांचवा, आप वस्त्र देते हैं। आयुध, गोला, बारूद या वाहन देना, ये सभी चीजें क्या होंगी? ये संश्रय में शामिल होंगी, और आईपीसी के सेक्शन 44 में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए, क्षति, इंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 214 में डिफाइन किया गया है, और आईपीसी के सेक्शन 44 में इसको डिफाइन किया गया है। तो क्षति का मीनिंग हम समझते हैं कि अपराध के बारे में जब हमने पढ़ा तो अपराध के बारे में हमने बेसिकली 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले मानव होना चाहिए, दूसरा दुराशय, तीसरा एक्ट सीरियस, और फोर्थ आपको बताया था इंजरी। तो क्षति के अंतर्गत क्या है? किसी प्रकार की हानि है, कि भाई किसी प्रकार का लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस केवल फाइनेंशियली लॉस नहीं है दोस्तों, यहां आपके 4 चीजें शामिल है। क्षति में बेसिकली 4 चीजें शामिल होंगी। सबसे पहली बात, आपके शरीर को क्षति हो। भाई कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे आकर के चाकू से अटैक किया, तो ये क्या हुआ? ये मेरे शरीर की क्षति है। दूसरा क्या है? मन की क्षति। कोई व्यक्ति है, मन या ख्याति, कि उसने मुझको मतलब इतना प्रभावित किया किसी बोलने से, गाली दे दी एक सार्वजनिक स्थल पर, तो ये क्या होगा? एक तो इसमें मेरी मन की क्षति है, और दूसरा क्या है? दूसरा मेरी ख्याति, गुडविल की क्षति है। लोग मुझे कहेंगे यार ये तो बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति है। तो जरूरी नहीं है क्षति में आपको केवल फाइनेंशियल लॉस हो, यहाँ आपको शरीर को भी लॉस हो सकता है, मन का भी लॉस हो सकता है, ख्याति का भी लॉस होगा, और नेक्स्ट होगा आपका संपत्ति का लॉस। आप बैठे हुए हैं और आपको पता है कि सरकार जो ये लैपटॉप रखा हुआ है ये अच्छी कीमत का, आपने उठाया और उसको नीचे फेंक दिया, तो ये क्या है? आपका संपत्ति की क्षति है। तो क्षति 214 के साथ साथ सेक्शन 44। चलिए 216, वहां हमने न्यायालय के बारे में पढ़ा, यहां हम न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वहां कोर्ट के बारे में पढ़ा और यहाँ जज के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ सेक्शन 19 में जजेस के बारे में बताया है कि ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया है। तो जज साहब कौन है? जिनको गवर्नमेंट ने, राज्यपाल साहब ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से, हाई कोर्ट ने अपने अपॉइंटमेंट के माध्यम से क्या किया है? जज के रूप में काम करने के लिए क्या किया है? अपॉइंट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 217, जीवन। जीवन का मतलब लाइफ। तो जीवन का मतलब क्या है? इसको आईपीसी में सेक्शन 45 में डिफाइन किया है। जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, जीवन और मृत्यु दोनों का मतलब किसका है? मानव जीवन का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 219 में पुरुष की डेफिनेशन दी है, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईपीसी में इसको सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। तो पुरुष का अर्थ क्या है? जो किसी भी एज का क्या है दोस्तों? मानव है, यानी कि 0 से लेकर के आपकी किसी भी एज तक के यदि आप पुरुष हैं तो मानव नर यानी कि मेल जो है इसमें आपका क्या है? शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 220, इसमें आपका डिफाइन किया गया है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, आप बेसिकली जानते हैं।
एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होंगी यानी कि चल संपत्ति, जैसे कैश है मेरी जेब में रखी हुई है, मैं कहीं पर भी इसको ले जा सकता हूँ। मोबाइल है, मैं कहीं पर भी इसको ले जा सकता हूँ। लेकिन अचल संपत्ति क्या होंगी, जो आपका जनरली आप जिन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो चल संपत्ति के अंतर्गत सबसे पहले तो भूमि होगी, और वो चीजें जो क्या है, भूबद्ध हैं, या भूबद्ध किसी चीज के स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। भाई कोई खंबा है, वो स्थायी रूप से क्या है, वो जकड़ा हुआ है। या कोई मकान होगा तो वो क्या होगा, इनके अलावा जो भी संपत्ति होंगी वो क्या होंगी, वो चल संपत्ति होंगी। इससे पहले सेक्शन 22 में क्या डिफाइन किया हुआ है, चल संपत्ति के बारे में डिफाइन क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 224 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपराध के बारे में डिफाइन किया गया है। और आईपीसी के बारे में यदि हम बात करें तो सेक्शन 40 में इसके बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 226 व्यक्ति के बारे में बताता है, और आईपीसी के सेक्शन 11 में क्या है, व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ एक तो नेचुरल पर्सन होगा और एक क्या होगा, आपका आर्टिफिशियल पर्सन होगा। जैसे मैं यदि बात करूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, हार्ड मास का एक व्यक्ति हूं, तो मैं एक प्राकृतिक व्यक्ति हूं। लेकिन अगर हम बात करें मधुसूदन क्लासेस की, तो मधुसूदन क्लासेस जनरली एक कंपनी है या एक एसोसिएशन है। ये आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो व्यक्ति के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, कोई कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो रेगुलेटेड हो या नहीं हो, वो सभी चीजें व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो सेक्शन 11 में आईपीसी के अंतर्गत व्यक्ति को डिफाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 227 लोक के अंतर्गत क्या है, पब्लिक, कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। आईपीसी के सेक्शन 12 में इसको डिफाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक सेवक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोक सेवक आपका ये यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि लोक सेवक को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया था। तो सेक्शन 21 इंडियन पैनल कोड, ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपीएसआई की परीक्षा में कि लोक सेवक को आईपीसी के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे, आप इसका सही जवाब देंगे सेक्शन 21 इंडियन पैनल कोड। तो यूपीएसआई की परीक्षा में ये आपका प्रश्न आया है। तो क्या है लोक सेवक के अंतर्गत, सबसे पहली बात तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां हम कुछ ही सेलेक्टेड पोर्शन को स्टडी करेंगे। सेना, सबसे पहली बात, पब्लिक सर्वेंट में सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी यानी कि कमीशन ऑफिसर। दूसरा, प्रत्येक न्यायाधीश। तीसरा, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी। चौथा, प्रत्येक मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटिंग, जो आपके बीच का बिचौलिए के रूप में काम करते हैं। और सरकार का प्रत्येक अधिकारी क्या होगा, वो आपका लोक सेवक में शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 235 में महिला को डिफाइन किया है। आईपीसी के सेक्शन 10 में महिला को डिफाइन किया गया है। तो यह महिला का अर्थ क्या है, किसी भी आयु की मानव नारी से अभिप्रेत है, यानी कि 0 से ऊपर जो भी कोई लड़की होगी वो क्या होगी, आपकी महिला में शामिल की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।